वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो है टेंसेस का टॉपिक। एंड ग्रामेटिकली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये आपके तमाम एसेज, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह जिस भी टाइप की आप राइटिंग करते हैं उसमें ये इस्तेमाल होते हैं, इनके रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं वहाँ पे। और अगर आपकी इन पे अच्छी तरह आपको इनकी समझ नहीं है तो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि इनमें आप कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। आज हम तीन टेंसेस देखेंगे जिनमें हमारे पास नंबर फर्स्ट पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन वी हैव सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। इसकी फॉर्मेशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो हैं वो डू और डज़ हैं। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आगे डिस्क्राइब्ड है आपके लिए कि डू किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है और डज़ किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। डू इज़ यूज विद आई वी दे यू एंड मोर देन वन नेम, यानी अगर मल्टीपल नेम्स हैं तो उनमें आप डू इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट्स में इनमें से कोई गिवन है तो आप डू इस्तेमाल करेंगे। और डज़ आप इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट, और अगर सिंगल नेम है, अगर इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है तो आप डज़ इस्तेमाल करेंगे। कोई भी अगर आपके पास सिंगल एंटिटी है उसके साथ आप डज़ इस्तेमाल करेंगे। देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एस एंड ई एस, लेकिन इस पर थोड़ा गौर करें कि एस एंड ई एस इज़ यूज ओनली विद द पॉजिटिव सेंटेंस वेयर द हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट यूज। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ एक तो आता है और दूसरा इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होते हैं और वहाँ पे एस और ई एस का कॉन्सेप्ट होता है। वो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे फर्स्टली आप देख सकते हैं कि नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज, यानी डू और डज का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। पॉजिटिव सेंटेंस में आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एस एंड ई एस इज़ यूज ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। अब वो कौन से होते हैं? वो ही, शी, इट या नेम ऑफ अ पर्सन, वन सिंगल पर्सन। तो एनी सिंगुलर थर्ड पर्सन वो उसके साथ आप एस और ई एस यूज़ करते हैं और इस वजह से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब भी नहीं इस्तेमाल करते। स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑन द स्लाइड कि आपके पास यू हैव द सब्जेक्ट एट द स्टार्ट, देन यू हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट एट द लास्ट एंड अ फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स में आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि आपके पास सब्जेक्ट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सबसे पहले ही है, उसमें आपने गो के साथ ई एस इस्तेमाल करके गोज़ ब्लैंक में फ़िल किया है। अब बी केयरफुल, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोज़ जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है। ये ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है और यहाँ पे गोज़ जो है ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है। देन यू हैव दे वॉच मूवीज़, यहाँ पे अब आपके पास प्लूरल आ गया है, दे है, इसलिए यहाँ पे आप एस ई एस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये कंफ्यूज मत होइएगा कि एस ई एस इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना नहीं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है। लास्टली वी हैव वी प्ले फुटबॉल, यहाँ पे भी आपके पास प्लूरल है और आपके पास एस ई एस नहीं यूज़ हुआ और इसके साथ साथ आपके पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ये बात लाजमी याद रखें। डू एंड डज आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स थे, मैंने रिमाइंडर के लिए दोबारा लिख दिए हैं। आप यू कैन सी प्रीवियसली कि डू किसके साथ इस्तेमाल हुआ था, डज किसके साथ, अगर आप भूल गए तो। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन यू हैव द हेल्पिंग वर्ब जो कि डू या डज में से कोई एक होएगा, और फिर आपके पास नॉट है। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो डिस्क्राइब करे कि ये नेगेटिव है, और ये हमारे पास नॉट जो है वो फिल करता है गैप। देन यू हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। अब आपके पास डज़ इसलिए आया है क्योंकि सब्जेक्ट में आपके पास ही था। यू कैन रेफर टू द प्रीवियस स्लाइड्स के किन सब्जेक्ट्स के साथ डू था और किन सब्जेक्ट्स के साथ डज़ था। सो ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, द अदर सेंटेंस, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेम एज द स्ट्रक्चर कि नॉट और गो आपका वैसे ही आ जाता है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे आपकी गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, आपने गोज़ नहीं लिखना क्योंकि गोज़ का जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस तक महदूद है और वहीं पे वो यूज़ होता है एस और ई एस का कॉन्सेप्ट, सॉरी, तो वो आपने वहाँ पे ही इस्तेमाल करना है सिर्फ, और नेगेटिव में वो यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आप सिंपल गो ही लिखेंगे।
दे डू नॉट वॉच मूवीज़, यहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब रेलिवेंट यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के मुताबिक, और आपका जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है अलॉन्ग विद द नेगेटिव नॉट इस्तेमाल किया जा रहा है। लास्टली आपके पास आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, सेम आपके पास सब्जेक्ट रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जा रही है। मूविंग फॉरवर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड, यहाँ पे भी यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होएगा। गौर करें यहाँ पे भी कहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ एस ई एस का इस्तेमाल नहीं बताया गया। डू एंड डज आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैं। स्ट्रक्चर इज़ गिवन के यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, देन यू हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, एंड लास्टली यू हैव अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। एग्जांपल्स में आपके पास नंबर 1 पे डज़ ही गो टू स्कूल, यहाँ पे एग्जांपल है, यू कैन सी दैट के डज़ ही गो टू स्कूल में आपके पास सब्जेक्ट ही था, इसलिए आपके पास डज़ इस्तेमाल हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, और गो आपकी फ़र्स्ट फॉर्म है जो कि गो की फ़र्स्ट फॉर्म गो ही होती है, एंड लास्टली यू हैव द क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जांपल में आपके पास डू दे, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, आप डू नॉट को यहाँ से कट ऑफ कर दें क्योंकि ये यहाँ पे नहीं आएगा। डू दे वॉच मूवीज़ आपके पास पूरा सेंटेंस होएगा, डू नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, एरर यहाँ पे टाइपिंग में हो गया थोड़ा सा। तो यू विल कंसीडर के दे के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है डू, वो यूज़ हो रहा है, और वॉच आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल यहाँ पे होगी, वॉच की फ़र्स्ट फॉर्म वॉच ही होती है, आपने वॉचेज़ नहीं लिखना आपने, और इसको चेंज कोई फॉर्म में नहीं करना, और डू नॉट को यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि ये टाइपिंग एरर में आ गए हैं। डू दे वॉच मूवीज़, ये आपका प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। देन लास्टली यू हैव द थर्ड सेंटेंस विच इज़ डू आई प्ले फुटबॉल। अब डू आई प्ले फुटबॉल में भी आपके पास सब्जेक्ट रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और सबसे स्टार्ट में यूज़ हुआ है, और उसके बाद आपकी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं वो आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। हेल्पिंग वर्ब आपके पास यहाँ पे सिर्फ डिड होता है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो वो सब सब्जेक्ट्स यानी जो भी सिंगुलर है या प्लूरल है उनमें सब के साथ डिड ही इस्तेमाल होएगा। और कहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होना, कहाँ पे होना है, ये भी आपने गौर करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। आपके पास सेम वही 3 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज। नो रिमेंबर, ये गौर से बात सुने कि यहाँ पे आपका फिर दोबारा जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट में आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव आपके सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेकेंडली आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज। अब पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ आ सिंपल पास्ट टेंस में आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। इधर आपने गौर करना है कि जब हम नेक्स्ट सेंटेंस टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखना है कि कौन सी फॉर्म चेंज हो रही है। स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके पास गिवन है कि सब्जेक्ट आता है, देन यू हैव द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ इसको कंपेयर करें सिंपल प्रेजेंट के, तो आपके सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो रही है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है और वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी। एग्जाम्पल में यू कैन सी ही वेंट टू स्कूल। नाउ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्वियसली यहाँ पे गो होएगी, आपको गिवन अगर पेपर में आपको आता है या एग्जाम्स में तो वो आपको गो ब्रैकेट के अंदर दे देंगे और आपने उसकी सेकंड फॉर्म लगानी होगी जो कि वेंट होती है। देन यू हैव दे वॉच्ड मूवीज़, you are using the second form of watch over here, and lastly you have I played football and you are using the second form of play। ठीक है, और यहाँ पे you can see that did इस्तेमाल नहीं किया गया कहीं पे भी क्योंकि वो यूज़ नहीं होएगा यहाँ पे। then you have the negative sentences of past indefinite या simple past tense जो भी आप कहना चाहें। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़, नाउ पे अटेंशन, ये यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है और आपने स्ट्रक्चर में इसके गौर करना है कि क्या डिफरेंसेस आ रही हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पे डिड है तो एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता जाता हूँ कि डिड क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है और आपके पास यहाँ पे सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास पहले ही हेल्पिंग वर्ब ऐसा आ गया जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इस वजह से आप सेकंड फॉर्म आप जो दूसरा वर्ब गिवन होएगा उसकी नहीं बनाएंगे। डिड के साथ आप जब भी यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये आपने कॉन्सेप्ट लाजमी याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे गौर करें, सब्जेक्ट आपके पास सबसे पहले आ रहा है, देन यू हैव द हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे डिड होएगा। इन दिस केस डजेंट मैटर कि सब्जेक्ट क्या है क्योंकि एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो डिड ही हम इस्तेमाल करेंगे। और नॉट वही आपका दोबारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ पे गौर करें सेकंड फॉर्म नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कहीं पे भी।
देन यू हैव द ऑब्जेक्ट एट द एंड। एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल्स में आपके पास ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब डिड आ गया है तो आप यहाँ पे वेंट नहीं लिखेंगे, गो की सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल गलत होएगा। और अगर आप लिख देते हैं ही नॉट गो टू स्कूल, वो भी गलत होएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस। ही डिड नॉट गो टू स्कूल प्रॉपर सेंटेंस, और यही आपका करेक्ट सेंटेंस भी है। सेकंड, दे डिड नॉट वॉच मूवीज़, ये भी आपके यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद डिड इस्तेमाल किया गया है। एंड लास्टली, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। देन यू हैव द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है जो कि डिड है, और वही बात दोबारा रिपीट करूँगा कि क्योंकि डिड आ गया है तो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो आप दूसरे वर्ब्स पे लगाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म होएगी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में आता है, तो ये आपने याद कर लें। और सेकेंडली आपके पास फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, देन यू हैव द ऑब्जेक्ट एंड लास्टली यू हैव द क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स आपके पास गिवन हैं कि आपके पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड यहाँ पे इन दिस केस है, डिड आया है, और ही आपके पास सब्जेक्ट था, एंड आपका फॉर्म ऑफ वर्ब गो की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है जो कि गो ही होती है, और वो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। डजेंट मैटर कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है कि सिंगुलर है, फिर वही बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि आपके पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो आप जो मर्जी हेल्पिंग सब्जेक्ट हो उसके साथ आप डिड ही यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल में आपके पास डिड दे डू नॉट, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है। डू नॉट को आपने कैंसिल कर देना है, यहाँ पे आपने इसको रिमूव कर देना है, ये नहीं लिखना। डिड दे वॉच मूवीज़ आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ये आपने डू नॉट को नहीं लिखना। ये जहाँ पे भी अगर इस तरह आपको मैं बता रहा हूँ आपने इसको रिमूव कर देना है। डिड दे वॉच मूवीज़ आपका करेक्ट सेंटेंस होएगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। आपके पास डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, दे आपका सब्जेक्ट है, और आपने सिर्फ वॉच लिखना है, डू नॉट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। और आपने इसको रिमूव कर देना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। लास्ट में आपके पास डिड आई प्ले फुटबॉल, आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले की इस्तेमाल हो रही है, और आपका रेलिवेंट जो हेल्पिंग वर्ब है जो कि इसमें क्योंकि डिड ही है वो आपका यूज़ हो रहा है। सिंपल टेंसेस में लास्ट आपके पास सिंपल फ्यूचर टेंस आया था जिसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और हेल्पिंग वर्ब आपके पास विल होता है। आपके पास इसमें शैल भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्किप शैल, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न विल। कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है उनमें, यू कैन यूज़ देम इंटरचेंजबली, बट हम सिर्फ विल पे फोकस करेंगे। और जो बात याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ पे भी आपके पास 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, लेकिन जो एक चीज़ पे आपने गौर करना है वो यहाँ के पॉजिटिव सेंटेंस पे है। पॉजिटिव सेंटेंस में ही यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता था, बट ओवर हियर इट इज़ बीइंग यूज्ड। और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि आपके पास विल है, यू आर गोइंग टू यूज़ इट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इट अनलेस in case you do not use will over here, your sentence is going to be incorrect. If a positive sentence, if you don't use will, it will be an incorrect sentence. Then you have the first form of verb. अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही है वर्ब की, कोई और फॉर्म नहीं आपने लगानी, कोई या एस ई एस का यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी नहीं आपने यूज़ करना। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस आपके पास गिवन है, सब्जेक्ट है, देन यू हैव दी हेल्पिंग वर्ब विच इज़ विल, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। यू हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स आपके पास हैं कि ही विल गो टू स्कूल, आपके पास आपका हेल्पिंग वर्ब है विल, एंड गो आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे विल वॉच मूवीज़, सेम केस ओवर हियर, यू हैव द हेल्पिंग वर्ब विल एंड यू आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ वॉच। एंड लास्टली आई विल प्ले फुटबॉल विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज अबव, के उसमें भी आपके पास विल हेल्पिंग वर्ब है और आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपके पास दोबारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो डिफरेंस आपने यहाँ पे सीखा कि आपके जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसके तीनों जो सेंटेंसेस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होएगा, जबकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं आ रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप रॉन्गली यूज़ कर देंगे, अगर आप उनके पॉजिटिव में आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, और अगर इसके पॉजिटिव में आप हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये आपने डिफरेंस जो है ये लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट यू हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। आपके पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाना है, और आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एंड लास्टली यू हैव द ऑब्जेक्ट।
एग्जांपल्स में आपके पास यू कैन से कि ही विल नॉट गो टू स्कूल, आपके पास विल जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया है, नॉट फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड गो एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. Second example, you have they will not watch movies. Again, will over here is the helping verb, not is the negative for the negative sentence, and watch is the first form of verb. And lastly, you have I will not play football, which is the same के will आपके पास helping verb और आपके पास first form of verb along with the not. इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्टली हमारे पास जो सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल टेंसेस के लास्ट में जो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द लास्ट टॉपिक कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, इसमें भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आपके पास एज फॉलोज़ हैं, वही सेम स्ट्रक्चर आपके पास है. अगर आप गौर करें तो अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो वो और सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर ये आपको दोनों सिमिलर मिलेंगे. इनमें आपके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन आपका हेल्पिंग वर्ब क्योंकि डिफरेंट है, उसका डू डज था इधर विल है, वो सिर्फ आपका चेंज होएगा, बाकी आपका वही सेंटेंस रहेगा. एग्जांपल आपके पास आ जाएगी कि विल ही गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब आपका विल आ जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है और वो लग जाएगी. सेकंड सेंटेंस में दोबारा वो मिस्टेक है कि डू नॉट को यहाँ से आप मिटा दें, ये गलती से टाइप हो गया है, तो इसको आपने नहीं लिखना. विल दे वॉच मूवीज़ आपके पास करेक्ट सेंटेंस है. विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्ट में आ जाएगा, वॉच आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आपने डू नॉट अंदर नहीं लिखना, इसको काट दें अंदर से. और आपके पास लास्टली क्वेश्चन मार्क भी होता है, वो उसको रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दैट एज वेल. एंड लास्टली यू हैव विल आई प्ले फुटबॉल. वही बात आपके पास, विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है जो आपने इस्तेमाल किया है, और प्ले आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. This was your topic about tenses of simple tenses, you can say, yeah, indefinite tenses, simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Taking these concepts along with you, you are required to attempt an exercise. आपके सामने एक्सरसाइज मौजूद है. एक्सरसाइज में आपके पास आगे एक सेंटेंस के एंड पे आपको बता दिया गया है कि कौन से टेंस में चेंज करना है. सो using this hint over here, you are required to change the verb if it is required, कि अगर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होनी है तो आप चेंज करें. एंड यूज़ द रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब इफ़ रिक्वायर्ड. तो वो आप यू कैन री वॉच द वीडियो. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट भूल गया है या समझ नहीं लगी क्लियरली तो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस एट होम एंड टेस्ट योर सेल्फ. मैं फर्स्ट आपके लिए थोड़ा सा अटैम्प्ट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आपको पता लग जाए. I filling the blank, you have the verb go in the bracket to gym every morning, and you are required to convert it into a simple present tense. यानी आपने simple present tense के rules implement करने हैं इधर. आपके पास I के साथ you are required to use the simple first form of verb. ठीक है, यहाँ पे आपका sentence जो correct sentence है वो simple आपका बन जाएगा I go to the gym every morning, and that is a correct sentence. Don't use any kind of helping verb क्योंकि positive sentence के अंदर helping verbs simple present में नहीं इस्तेमाल हो रहे थे. अगर किसी बच्चे को नहीं याद तो काइंडली री वॉच और रिमेंबर के उसमें क्या क्या आपको डिफरेंसेस बताए गए थे. तो attempt this exercise at home and check yourself whether you have gotten the concepts or not, and hopefully you will clearly understand what tenses are, and you can implement them in your exercise in the future or in any kind of essay writing, narrative writing, or anything. Thank you very much.